नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत चीन संबंधों की। विदेश मंत्री एस जयशंकर सिंगापुर और चीन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। जयशंकर चीन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 में सैन्य गतिरोध के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह पहली चीन यात्रा है। इसलिए एस जयशंकर की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन में दिए गए एक वक्तव्य में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में भारत और चीन के बीच रिश्तों का सामान्य होना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, मुद्दा आपका में आज इस पर चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर एम्बेसडर सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे संजय भारद्वाज जी से, जो प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से। आपका स्वागत है संजय जी संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत सुशील जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, भारत चीन संबंधों का है और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस समय चीन की यात्रा पर हैं। यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है, आप कैसे देखते हैं इन संबंधों को? मनोज जी, बात आप सही कह रहे हैं कि ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है कि 2020 में जब हमारे, जैसा आपने बताया कि लद्दाख में जो समस्या खड़ी हुई थी बॉर्डर पर, उसके बाद ये पहली विदेश मंत्री की यात्रा है चीन की। तो और उसमें जिस तरह से डिस्कशन हो रहा है और जिस तरह से हमारी रिलेशनशिप है, क्योंकि भारत और चीन जो है ऐतिहासिक संबंध है उनके आपस में, और जो है भारत ने उसको बहुत सपोर्ट किया चीन को जब वो आजाद हुआ था। और लेकिन उसके बाद में क्योंकि चीन की थोड़ी पॉलिसी जो थी बॉर्डर को लेकर खासकर, वो इस तरह की थी कि उन्होंने जो है हमारे 1,20,000 किलोमीटर का एरिया जो था उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो है चीन का हिस्सा है। और उसके बाद में हमारे जिस सबको ज्ञात है कि वह झगड़े हुए, लड़ाई भी हुई 62 में, और उसके बाद में बराबर टेंशन भी। 1920 में जो था हुआ वो एक तरीके से टर्निंग पॉइंट था हमारी रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी तक ये चल रहा था कि बॉर्डर पे जो ट्रैंक्विलिटी थी वो मेंटेन करी जा रही थी क्योंकि हमारे डिफरेंट एग्रीमेंट्स से। लेकिन 2020 में वो पूरी तरह से समझौता, जो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो पूरी तरह से खत्म हो गई और दोनों तरफ की सेनाएं एकदम आई बॉल टू आई बॉल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल आमने सामने आके खड़ी हो गई। और भारत ने एक बहुत कड़ा रुख उस पर लिया, और क्योंकि चीन बराबर ये कहने की कोशिश करता रहा कि हम जो है बॉर्डर का जो इशू है उसको एक तरफ रखते हैं और जो है बाकी हमारी जो रिलेशनशिप है उस पर हमें जोर देना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत ने उसमें साफ करा कि अभी तक उनकी भारत का यही रुख है कि हम बॉर्डर का जो इशू है हमारा वो सेंट्रल है, वो मेन मुद्दा जो है वो है, उसके बाद ही बाकी जो है संबंध हमारे सुधर सकते हैं। और काफी हद तक लग रहा है कि जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन की बात हुई और अभी जो लास्ट ईयर जो एग्रीमेंट हुआ अक्टूबर में, उसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो चाइना की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मीटिंग हुई। उसके बाद उन्होंने डायरेक्शंस भी दी कि जो है रिलेशंस को इंप्रूव करा जाए। और जहां तक ये जो यात्रा का संबंध है, क्यों ये महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि एक तो पूरे ग्लोबली जो है जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसमें बड़ी उथल पुथल हो रही है। एक पूरा जो है एकदम जो पहले मापदंड थे वो सारे जो है बिगड़ चुके हैं। तो चाइना चाहता है कि भारत के साथ में मिलकर के कोई वो रास्ते निकालने की कोशिश करी जाए। सुशील जी, इन तमाम पहलुओं को मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन संजय जी मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि जयशंकर जी की यह यात्रा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बात हो रही है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी चीन के दौरे पर थे, और दोनों ही यात्राओं से और उसके बाद जयशंकर जी की यात्रा, ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच संबंध एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इन संबंधों को? देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी हमको ऐसा लग रहा है कि हमको भारत को चीन के साथ अपने संबंधों को अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए और ज्यादा कोऑपरेटिव रिलेशंस बनाने की जरूरत है। देखिए, 3 बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। एक डोमेस्टिक फैक्टर्स होता है, कुछ डोमेस्टिक जो नीड्स होती है
खासकर जब हम चीन से कुछ इसेंशियल आइटम्स इंपोर्ट की बात करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा जो ड्रिलिंग मशीन्स वगैरह मशीन्स एंड वो बाकी चीजें भी हम इंपोर्ट करते हैं। और भारत में इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी और वो चीन से हो रहे थे, और चीन के साथ जिस तरीके के संबंध बिगड़ते जा रहे थे और चीन जैसे प्रतिबंध लगा रहा था इन सब एक्सपोर्ट को, उससे भारत के व्यापार पे, भारत की प्रगति पे थोड़ा असर पड़ रहा था। तो एक डोमेस्टिक फैक्टर है, जो व्यापारिक जो दबाव है, आंतरिक दबाव है, वो एक फैक्टर हुआ कि भारत की सरकार को चीन के साथ अपने संबंध बेहतर करने की बात को हमने संज्ञान दिया और उसकी तरफ हम आगे बढ़े। दूसरा जो क्षेत्रीय फैक्टर है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर जब हम पहलगाम की बात करते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से हम ऑपरेशन सिंदूर की तरफ गए और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, वो हमको थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। चीन जैसे जिस तरीके की एक्टिविटीज पड़ोसी देशों में कर रहे थे, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन देशों में, वो थोड़ा भारत को असहज करता है। लेकिन तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज मजबूत दोनों देशों को साथ आने के लिए बाध्य करता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर। और उसमें खासकर जो जिस तरीके से ट्रंप की जो मोनोपोली और वो एक तरफा और यूनिलैटरल पॉलिसी जो चल रही है, खासकर टैरिफ वॉर को लेके जिस तरीके के टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, उससे जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, भारत और चीन दोनों पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो दोनों देशों ने इस बात का संज्ञान लिया कि अगर हम अमेरिका को इस तरीके से यूनिलेटरल एक्शन करने के लिए छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो विकास की जो प्रगति है वो बाधित होगी। तो मुझे लगता है कि जो विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात का संज्ञान लेते हुए चीन के साथ, और प्रधानमंत्री जी की जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जब मीटिंग हुई रशिया में ब्रिक्स के दौरान, तब से बात रास्ता ओपन हुआ कि हमको दोनों देशों को मिलकर काम करना चाहिए। और जो ग्लोबल गुड्स और ग्लोबल कॉमन्स हैं, इन दोनों पे जो नॉर्थ के साथ हमारे डायलॉग हैं, उनको हमको मजबूती से दोनों मिलकर साथ रखना चाहिए। तो ये जो तीनों पक्ष हैं, ये भारत को चीन के साथ अच्छे संबंध करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, और वहीं पर ही चीन को भी भारत के साथ अच्छे संबंध और बेहतर संबंध, चाहे वो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में हो या वो आर्थिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल संजय जी, भारत और चीन दोनों ही इस बात पर इस समय एक दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध बेहतर हों, लेकिन इससे कई कारण भी हैं, वैश्विक कारण भी हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन सुशील जी, विदेश नीति में कूटनीति के जो शब्द होते हैं, जो संकेत होते हैं, जो संदेश होते हैं, उसके अपने मायने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने चीन के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात में जो कुछ कहा है, उसके खास मायने हैं। भारत और चीन को खुले मन से विचारों और अनुभवों को साझा करना चाहिए, खुले मन से विचारों को साझा करना चाहिए। क्या चीन एक तरफ तो संबंध बेहतर करना चाहता है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर खुला समर्थन देते हैं, कभी कभी अक्सर भारत की सीमा पर तनाव भी पैदा करता है चीन, और चीन ऐसे कई सवाल खड़ा कर देता है अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जो भारत को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। आप कैसे देखते हैं ये खुले मन से विचारों की जो बात है, वो क्या है? देखिए, बिल्कुल आपने सही पकड़ा इस बात को कि जिस तरह से विदेश मंत्री ने वक्तव्य दिया है, उन्होंने ट्विटर पे भी बोला है, और ये जो बात हो रही थी तो ओपन स्टेटमेंट दिया था, उसमें उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा है कि एक तो उन्होंने कहा कि बॉर्डर के बारे में, जो मैंने पहले कहा कि बॉर्डर का जो है सेंट्रलिटी है, मेन इश्यू है, जब तक वो सॉल्व नहीं होगा बाकी समस्याएं हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि पूरी तरह से हमें एक दूसरे से विश्वास के साथ बात करनी है, तो उसके लिए जरूरी है, विश्वास बनाने के लिए हम खुले पूरी तरह से बात करें, जो कि डिप्लोमेटिकली बड़ी प्लेन स्पीक तरीके से बात करनी पड़ेगी हमें। जो उसका उनका मतलब ये था, जैसा कि आपने अभी उदाहरण दिए 3-4, कि पाकिस्तान के साथ जब अभी पीछे हुआ, और जिस तरह से कह रहे हैं, पेपरों में आ रहा है, सच्चाई क्या है किसी को नहीं मालूम, कि पाकिस्तान का सपोर्ट किया। दूसरा, आतंकवाद में जो पाकिस्तान का जो आतंकवाद है, जो उनकी वो नीति है, उसका उन्होंने उसका विरोध नहीं किया,
और जिस तरह से हमें, जैसे अभी ट्रेड और बिजनेस के बारे में बात हो रही है, कि जिस तरह से उन्होंने हमारे पर कंडीशंस लगाई हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं मैग्नेट्स के ऊपर, या अभी जो आईफोन के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने अपने इंजीनियर्स को, यह आ रहा है कि इंजीनियर्स को आने से रोका और वहां से जो इक्विपमेंट सप्लाई होने थे उनको नहीं अलाउ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो ये यात्रा हो रही है और जो आज मेरे ख्याल से मीटिंग हुई है, ये सारे बातें मेरे ख्याल से साफ साफ तौर पे हमारे विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री, उन दोनों के बीच में मेरे ख्याल से इस बारे में बातचीत हुई होगी। क्योंकि अगर संबंध हम सुधारना चाहते हैं, पाक चाइना जैसे कह रहा है कि हम संबंध सुधारना चाहते हैं, तो उसको पूरी तरह से खुले दिल से आकर सामने आकर बात करनी पड़ेगी, और तभी उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक दूसरे को और विश्वास नहीं कर सकते, तब उसमें वो आप मेरे ख्याल से वो आप एक दूसरे को पर शक रहेगा और वो जो है समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। तो मेरे विचार से विदेश मंत्री जी ने जो कहा है वो बिल्कुल साफ उस तरीके से उन्होंने बोला है कि ये जो पॉलिसीज हैं हमारे को, उसके बारे में प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करना पड़ेगा, ताकि हम आगे उसका आधार हमारा जो है मजबूत बन सके बातचीत का। जी बिल्कुल। संजय जी, आप कैसे देखते हैं इस बात को, क्योंकि भारत और चीन खुले मन से विचारों और अनुभवों को साझा करें, जयशंकर जी ने इस बात पे खास तौर पर जोर दिया है। और जो चीन की नीति रही है कि चीन दिखाता कुछ है करता कुछ है, ये दुनिया को मालूम है। विस्तारवादी सोच चीन की जो है वो भी एक बड़ा मुद्दा रही है। आप कैसे देखते हैं जब जयशंकर जी खुले मन से विचारों की बात कहते हैं? देखिए, ये बात साफ साफ है, और एक बड़ा परसेप्शन है भारत में कि जो चीन है वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये बहुत, जो हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक है, इसमें एक बात जोर से उठती है। देखिए, भारत और चीन संबंध चार मुद्दों पे चलते हैं। पहली बात, जब हम कहेंगे कि एंगेजमेंट पॉलिसी, और ये बात डिसाइड हुई कि लेट्स एंगेज, इसमें हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट करें, हम आर्थिक दृष्टि से एंगेज करें, ट्रेड करें, बाकी जो इसेंशियल आइटम्स हैं, और एक दूसरे का कोऑपरेशन करें। और आप ये देखिए कि आज भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वो लगभग 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि एक टाइम में तो 140 तक पहुंच गया था। और जो प्रगति हुई, तो निश्चित रूप से एक एंगेजमेंट की बात आई। लेकिन जहां पर बात आई थी दूसरी की, लेट्स हैव ए स्टेटस को ऑन बॉर्डर, तो स्टेटस को बॉर्डर पे रखा। तो उन्होंने 1988 के बाद से हमने 3 समझौते किए। 1993 में एक समझौता किया, 1995 में एक समझौता किया, और 2005 में एक समझौता किया। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से डोकलाम और गलवान और जिस तरीके से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है भारत और चीन के संबंधों में। और यही ट्रस्ट डेफिसिट है, वो थोड़ा सा भारत को एक विड्रॉवल टेंडेंसीज में डाल देता है कि हम थोड़ा कॉन्शियसली चीन के साथ संबंध बनाएंगे। और एक क्या हो रहा है कि जिस तरीके की चीन एक्टिविटीज हमारे पड़ोस में कर रहे हैं, तो एक तीसरी नीति उभर के आती है, वो कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर। कि वो क्या कर रहे हैं कि भारत के जो पड़ोस में, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो और मालदीव हो, इन कंट्रीज में अपनी राजनीतिक दखलंदाजी और अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, और भारत को इस क्षेत्र में घेराबंदी की बात करते हैं और बैलेंस करने की बात करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत ने अपनी जो नीति अपनाई कि कंटेनमेंट की, हम भी चीन को कंटेन करेंगे। तो हमने जिस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की, इंडियन ओशन में अपने जिस तरीके से मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, या बाकी पड़ोसी देशों में भी हमने अपने संबंधों में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से चीन को कंटेन करने का प्रयास किया। तो ये जो 4 पॉलिसी का एक कहते हैं कि फैक्टर्स हैं, ये भारत और चीन के संबंधों को निर्धारित करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो आती है वो ट्रस्ट डेफिसिट की, जिस तरीके से आतंकवाद को वो खुले रूप से समर्थन करते हैं। जब यूएन में ब्लैक लिस्ट करने की बात आई हाफिज सईद और अजहर महमूद को, तब चीन ने उस पर वीटो लगाया। जब अभी पहलगाम में जो अटैक हुआ, तो खुलकर चीन ने आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड, आतंकी स्पॉन्सर्ड राष्ट्र को समर्थन दिया। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये निश्चित रूप से भारत को चीन के प्रति एक संदेह की दृष्टि से देखने के लिए मजबूर करता है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि इस बात को हमको सबको समझना चाहिए कि वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए भारत और चीन के बीच में आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक संबंधों की बहुत स्ट्रॉन्ग जरूरत है, ताकि दोनों देश मिलके जो ग्लोबल नॉर्थ है
जो इनका अपने अपने टर्म्स और कंडीशंस हैं, जो अमेरिका है, यूरोपियन जी। कंट्रीज हैं, उनको हम अगर दोनों साथ मिलके चलेंगे तो हम उनसे बेहतर बार्गेनिंग कर पाएंगे और जी। भारत के और चीन के संबंधों और हितों को हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। सुशील जी, जो वैश्विक स्थितियां इस समय हैं, जो परिस्थितियां हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थिति जो है बहुत अत्यंत जटिल है। एक तरफ अमेरिका का जो अपना ट्रेड टैरिफ को लेकर पॉलिसी है, उसने दुनिया में एक तरह से मैं कहूँ खलबली मचा रखी है। चीन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल अमेरिका के रिश्तों को लेकर उठते रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो एक पहलू है। तीसरा, हाल ही में जो ईरान और इजराइल के बीच हुआ और उसमें अमेरिका की एंट्री हुई, उसने भी वैश्विक स्तर पर कई समीकरण नए खड़े कर दिए, कई सवाल खड़े कर दिए, कई मुद्दे खड़े कर दिए। आतंकवाद का मुद्दा अपनी जगह है। आप कैसे देखते हैं जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें भारत और चीन का नजदीक आना, एक दूसरे से संवाद करना और रिश्तों को एक नई दिशा देने के लिए प्रयास करना, कोशिश करना? देखिए, इसमें जो है जो भारत और चीन के संबंध हैं बहुत जटिल हैं। हम उसको एक पैमाने से हम लेकर अगर उनको देखें तो वो नहीं, उसको हम उसमें उसको साथ में हमारा न्याय नहीं कर पाएंगे। कि ये बात सही है कि दोनों, भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों ही महाशक्ति बनना चाहते हैं और या उसके रास्ते पर हैं। ये इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि दो पड़ोसी देश इस डेवलपमेंट की इस स्टेज पर जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई हमारे पास रेडी रेकनर नहीं है कि हम उसको किस तरह से चलें। लेकिन जहां तक कंपटीशन है तो इसलिए कंपटीशन, क्योंकि दोनों जो महाशक्ति बनना चाहते हैं तो कंपटीशन तो रहेगा रहेगा, हम कितनी भी वो कोशिश कर लें, क्योंकि उनके दोनों के हित एक साथ नहीं हो सकते। टाइम टू टाइम ऑफ कोर्स आपस में रिलेशनशिप होगी, जैसा कि अभी बात कर रहे हैं कि ये जटिल समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं उसमें सामना, क्योंकि हम पहले भी कोऑपरेट करते रहे हैं आपस में, जहां पर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, डेवलपमेंटल इशू होते हैं, उस पर हम आपस में साथ साथ काम करते हैं। मेरे ख्याल से वो चलेगा। लेकिन हमें एक दूसरे, हमारे को उनसे सावधान भी रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन का जो उद्देश्य है वो हमें समझना पड़ेगा, वो दिमाग में रखना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जैसा कहा गया, सही बात है कि हमारा जो ट्रेड है 130 बिलियन डॉलर हमारा आजकल है, और उसमें 100 बिलियन डॉलर जो है वो चाइना के फेवर में, ट्रेड डेफिसिट जो है 100 बिलियन डॉलर का है, जिसके बारे में हम बराबर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई रास्ता नहीं निकला है। और हमारी जो डिपेंडेंस है वो हमें माननी पड़ेगी कि चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंस है, क्योंकि क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है कि 2047 तक हम विकसित भारत बने, उसमें हमें कैपिटल जो ये इस तरह का सामान है उसका आयात करना ही पड़ेगा। और चाइना एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि हम बराबर उनसे इंपोर्ट करते आ रहे हैं। तो जहां तक संबंध है हमारे आपस के इसका ट्रेड रिलेशंस का, वो रहेंगे। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइड पर आते हैं तो उसमें हम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा उद्देश्य या हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहे हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा, जैसा कि अभी बात हुई कि वो चाइना बात कर रहा है, अभी जो सब अभी अखबारों में भी आ रहा है कि वो साउथ एशिया में भी वो चाइना कोशिश कर रहा है इंडिया माइनस करने की, ट्राइलेटरल कर रहा है। अभी इन्होंने बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ किया, नेपाल के साथ भी वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भूटान के साथ तो नहीं हो पाएगा। तो चाइना पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। तो वहां पर हम ये कहें कि नहीं हम चाइना और हमारी दोस्ती रहेगी, तो वो हमारे लिए गलतफहमी की बात है। और मेरे ख्याल से भारत सरकार इसकी पूरी तरह से सचेत है इसके बारे में। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने साफ तौर पर जो चीन के उपराष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको बताया कि भारत और चीन को खुले मन से विचारों और अनुभवों को साझा करना होगा एक दूसरे से, और भरोसा बहुत इसके लिए आवश्यक है। और एक भरोसे की जब हम बात करते हैं, क्योंकि दोनों अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नीयत कैसी है, एक देश की दूसरे देश के प्रति एक महत्वपूर्ण कारण वो भी रहता है। कैलाश मानसरोवर एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है चीन और भारत के बीच। इस बार कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली को लेकर भारत में बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई है। संजय जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि भारत और चीन दोनों ही सिविलाइजेशनल स्टेट है, दोनों ही अपनी अपनी सभ्यता के लिए उनको गर्व है ये। और दूसरी बात कि हमारे जो सांस्कृतिक हित हैं, खासकर जब आपने कैलाश मानसरोवर की बात की, वो
जब कोविड हुआ तो उसके बाद वो यात्रा रुक गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके की हरकत चीन ने बॉर्डर में की, गलवान और डोकलाम, ये सब, उसके बाद ये यात्रा थम गई थी। 5 साल से ये बढ़ नहीं रही थी। तो निश्चित रूप से इस बात को जब चीन ने हरी झंडी दी और उसको, तो भारत में भी इसके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं मोटे तौर पे आपसे कहूं कि अगर वैश्विक दृष्टि से भी देखें तो भारत और चीन बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं, और वो खुलेपन, वहां पर खुलेपन की बात आती है, चाहे वो ब्रिक्स की बात हो, चाहे वो एससीओ की बात हो। दोनों ही संगठन में भारत और चीन सदस्य हैं और दोनों ही एक तरीके से एंटी वेस्ट हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, आर्थिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से। तो दोनों देशों के बीच में जब तक खुलेपन और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, तब तक आप जो वेस्टर्न नॉर्दर्न हेजेमनी है उसको आप काउंटर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जहां आती है कि भारत कई इंटरनेशनल बॉडीज में अपना एस्पिरेशंस रखते हैं, खासकर जब हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं या न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल पैदा होता है, वो करता है, वो चीन करता है। तो निश्चित रूप से वो भी एक कॉन्फिडेंस, एक ट्रस्ट की कमी है कि क्यों नहीं खुले विचार से भारत के, क्योंकि भारत एक दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और बीइंग लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये इनका हक है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दक्षिणी एशिया की जनता को रिप्रेजेंट करे। तो चीन जिस तरीके से ऑब्जेक्शन करता है, तो भारत और अगर चीन के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और ट्रस्ट डेवलप होता है, चाहे वो सिक्योरिटी इश्यूज पे और चाहे वो दूसरे इश्यूज पे, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में प्रगति होगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट और उनकी जो एक टॉक हुई कजान में, उसके बाद राजनाथ सिंह जी की मीटिंग हुई, डिफेंस मिनिस्टर जब वो गए, और अभी आगे भी डोभाल साहब से उन पे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होनी है। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि जो बॉर्डर पे एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया है, ये भारत की और चीन का जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये निश्चित रूप से इसमें एक शीतलता लाएंगे, और इस शीतलता से दोनों देशों में फिर से अंडरस्टैंडिंग होगा। जो 1988 के बाद एक संबंध बनते रहे, बहुत मजबूती से आगे बढ़ते रहे, अभी हाल ही में थोड़ा इरिटेंशन आया है। मुझे लगता है दोबारा से ये दोनों के संबंधों में एक मजबूती आएगी, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, और जो ग्लोबल नॉर्थ का एक हेजेमनी है उसको बेहतर तरीके से काउंटर कर पाएंगे। और इसी ही मंशा से विदेश मंत्री जयशंकर जी वहां गए हैं। वो निश्चित रूप से एससीओ की मीटिंग भी अटेंड करेंगे, लेकिन इसी, और वहां पे उपराष्ट्रपति से वहां के मिले, वहां के विदेश मंत्री से मिले, और जिस तरीके का एक मैसेज उन्होंने दिया कि हम ट्रस्ट पे और खुलेपन से चीन के साथ में एक म्यूचुअल ट्रस्ट के आधार पे हम आगे बढ़ना चाहते, तो निश्चित रूप से हमारा एक पॉजिटिव इंडिकेशन चीन को गया है कि हम आपके साथ बेहतर व्यापारिक संबंध, आर्थिक संबंध, और और सिक्योरिटी और स्टडीज संबंध भी बनाना चाहते हैं। आप जो हमारे पड़ोस में जिस तरीके की हरकतें करते हैं, जो भारत के सीधे इंटरेस्ट को चैलेंज करते हैं और नेबर्स को, मुझे लगता है वहां पे लगाम लगाने की जरूरत है, ताकि ये मिसट्रस्ट क्रिएट नहीं हो और दोनों देश आगे ग्लोबल साउथ के लिए बेहतर से काम कर पाए। जी, सुशील जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है आतंकवाद को लेकर। जाहिर सी बात है, एस जयशंकर जी भी इस बात को चीन के नेताओं के सामने रखेंगे कि जो आप आतंकवाद के मुद्दे पर चीन डबल स्टैंडर्ड्स अपनाता है वो कितने खतरनाक हैं। राजनाथ सिंह जी भारत के रक्षा मंत्री हैं, पिछले दिनों चीन गए थे एससीओ कंट्रीज के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने। तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर इस मुद्दे को रखा था कि पूरी दुनिया को, खास तौर से जो एससीओ कंट्री हैं उनको भी जो डबल स्टैंडर्ड की बात है, दोहरे मापदंड जो अपनाए जाते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, इसको लेकर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर चीनी नेताओं से कहा था, चीन के नेताओं से कहा था। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, ऐसा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाइना जो है, जब पाकिस्तान का मामला आता है तो वहां टेररिज्म उनको शायद कि उसके बारे में वो दूसरी डेफिनेशन उनके पास में आ जाती है। लेकिन जब उनके अपने देश में टेररिज्म की बात होती है या माइनॉरिटी कम्युनिटीज का ट्रीटमेंट की बात होती है, तो उनका मुद्दा, नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसी बात को जो है रक्षा मंत्री ने भी उठाया, और हमने उनका बिहेवियर देखा है कि यूएन में जब भी बात उठती है पाकिस्तान से रिलेटेड टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशंस की या इंडिविजुअल्स की, वो हमेशा चीन जो है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो वो क्लियर, भारत का जो आई थिंक मेरे साथ विदेश मंत्री जब बात कर रहे हैं कि साफ तरीके से हमें बात करनी चाहिए
चाहिए। और जैसे अभी जो ब्रिक्स समिट में भी प्रधानमंत्री जी ने बोला था वहां कि भाई टेररिज्म सब जगह टेररिस्ट एक टेररिस्ट होता है, वो उसका कोई वो जो है धर्म नहीं है और कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, टेररिस्ट होता है। हमें उसी नजरिए से उसको देखना पड़ेगा और उसी तरह से को ट्रीट करना पड़ेगा। तो चाइना का ये जो तरीका है कि वो पाकिस्तान का जहां मामला आता है वहां इमीडिएटली उनको जो है टेररिज्म की डेफिनेशन बदल जाती है उनकी। तो उसकी विषय में मेरे जो रक्षा मंत्री जी ने भी बोला, और अभी जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां गए थे तो उन्होंने भी उनकी इस विषय में बातचीत हुई। और विदेश मंत्री जी ऑलरेडी उन्होंने साफ कह दिया है कि हमें बिल्कुल साफ तरीके से बात करनी पड़ेगी, अगर हमें विश्वास बनाना है तो चाइना को ये सोचना पड़ेगा कि वो जो पाकिस्तान को जो टेररिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं उनके टेररिस्ट को, उसकी पॉलिसी में उनको अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तभी कुछ आगे मेरे विचार से बातचीत और जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आपस में कॉन्फिडेंस आए, वो तभी आ पाएगा जब हम मालूम हो कि वो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके बारे में उसका उनको चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा उस तरीके से। जाहिर सी बात है भारत और चीन के जो संबंध हैं वो मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए एस जयशंकर जी की चीन यात्रा को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संजय जी, सुशील जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।